जैन पेज 539। एक आध्यात्मिक विकास, पार्थिव अस्तित्व का प्रयोजन। एक आध्यात्मिक विकास ही जड़ तत्व में चेतना का तब तक निरंतर विकसित होता आत्म रूपायन, जब तक कि रूप अंतस्थित आत्मा को प्रकट करने में सक्षम नहीं हो जाता। पार्थिव अस्तित्व का प्रधान तत्व और केंद्रीय अर्थपूर्ण प्रयोजन है। मतलब एक आध्यात्मिक विकास जड़ तत्व में चेतना का तब तक निरंतर विकसित होता आत्म रूपायन, सेल्फ फॉर्मुलेशन, जब तक कि रूप अंतस्थित आत्मा को प्रकट करने में सक्षम नहीं हो जाता। हम अगर लाइफ फॉर्म्स देख रहे हैं तो धीरे 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 जो ग्रो कर रहे हैं, पहले वनस्पति जगत के अंदर एक तरीके का है, फिर पशुओं के अंदर ज्यादा भावनाएं वगैरह और देख सकते हो। मनुष्य में आके फिर बाद में माइंड ने पहली बार और सीट ली है। और मनुष्य को यदि मन कहा जाए तो अभी तो और बहुत संभावनाएं हैं जो आनी बाकी हैं। और उसके बाद में और आगे की भव्यताएं हैं। तो आत्मस्थित आत्मा को प्रकट करने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक ये निरंतर विकसित होता आत्म रूपायन है। पार्थिव अस्तित्व का प्रधान तत्व और केंद्रीय अर्थपूर्ण प्रयोजन है। कहीं भी श्री अरविंद की राइटिंग के अंदर आप देखते हो कि एकमात्र करने का यहाँ पार्थिव अस्तित्व में प्रधान कार्य, अर्थपूर्ण प्रयोजन, प्रधान तत्व ये है कि भीतर की आत्मा है वो अपने आप को एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ अभिव्यक्त कर दे। और कोई उद्देश्य दूसरा है नहीं, यहाँ कोई पलायन की या कोई बात ही नहीं है। सारी चीज उस भगवत्ता को, दिव्यता को, आप कुछ भी पढ़ो चाहे, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि एक जगह तो उनको एक चीज कह रहे हैं, दूसरी जगह कहीं ऐसी बात नहीं है। एकमात्र प्रयोजन इसका ये है, और दूसरी बातें आती कहाँ से है? तो एकमात्र जो अर्थपूर्ण प्रयोजन है इसका, वो ये है कि जो भीतर की अंतरात्मा है वो यहाँ आके अपने आप को प्रकट कर दे। यह अर्थपूर्ण प्रयोजन आरंभ में सघन भौतिक अचेतना में आत्मा, दिव्य सद्वस्तु के अंतर्वेशन, इन्वोल्यूशन के द्वारा छिपा हुआ होता है। ये जो प्रयोजन है, तो सबसे पहले इन्वोल्यूशन के द्वारा ऐसी चीज के अंदर चला जाता है वो, जो अति चेतन का बिल्कुल विपरीत प्रतीत होता है। उससे धीरे 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 जड़ जगत के अंदर आता है। उससे फिर बाद में धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स आते हैं। अचेतना का पर्दा, जड़ तत्व की असंवेदनशीलता का पर्दा, उसके भीतर कार्य करने वाली वैश्व चित शक्ति को छिपाता है। जबकि कर तो वो ही रही है, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं ये सारी बात। तो जो वैश्व चित शक्ति है, उसको ये पर्दा, असंवेदनशीलता, जड़ तत्व की असंवेदनशीलता, जबकि है नहीं इस तरीके से, पर वो पर्दा छिपाता है इसको, ताकि ऊर्जा, जो कि भौतिक ब्रह्मांड में सृष्टि की शक्ति द्वारा अपनाया गया पहला रूप है, स्वयं भी अचेतन प्रतीत होती है। ऊर्जा, एनर्जी, जो भी एनर्जी जो इस विश्व को चला रही है, भाई लाइफ फॉर्म्स नहीं आए तो भी ये काम कर रही थी, स्वयं भी अचेतन प्रतीत होती है, और फिर भी एक विशाल गुह्य प्रज्ञा के कार्य करती है। मनुष्य जो है उसको हटा भी दिया जाए तो भी आज तक ये गुह्य प्रज्ञा जो है एकदम माइन्यूटली परफेक्ट डिटेल के अंदर काम करती आ रही है। तो कैसे कर रही है ये? आप किसी इंटेलिजेंस को, किसी विजडम को, कोई जो गुह्य प्रज्ञा है काम कर रही है, उसको स्वीकार कैसे नहीं करते? भी ये दिख रही है ना।
आप छोटी सी तो चीज नहीं कर सकते, और गुह्य प्रज्ञा है, परफेक्ट काम कर रही है सारा। मनुष्य तो लास्ट कड़ी है, यूं देखा जाए तो। वास्तव में यह दुरूह रहस्यमयी सृष्टि, क्रिएट्रिक्स, यहाँ होगा शायद मैट्रिक्स, इसमें क्या नाम लिया है इन्होंने, द ऑब्सक्योर मिस्टीरियस क्रिएट्रिक्स है, क्रिएट्रिक्स। अंत में गुप्त चेतना को अपने मोटे और अंधकार में बंदी ग्रह से मुक्त करती है। गुप्त चेतना को अपने मोटे और अंधकार में बंदी ग्रह से मुक्त करती है, किंतु वह उसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके मुक्त करती है। मतलब जो बिल्कुल निश्चेतना बन गई, एकदम अपोजिट बन गई, ये जो दुरूह रहस्यमयी क्रिएट्रिक्स है, अंत में गुप्त चेतना को अपने मोटे और अंधकार में बंदी ग्रह से मुक्त करती है, किंतु वह उसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा उसे मुक्त करती है। ऊर्जा और पदार्थ की, प्राण और मन की सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म बूंदों, पतली धारों, लघु स्पंदनशील घनीकरणों में मुक्त करती है, मानो अस्तित्व के अचेतन पदार्थ के घने विघ्न में से, उसके मलिन अनिच्छुक माध्यम से वह बस इतना ही बाहर निकाल पाती है। अनिच्छुक तत्व है मनुष्य, जो है इतना कॉन्शियस, इनके इन लाइफ फॉर्म्स से ज्यादा कॉन्शियस हो गया, तो भी इसके अंदर से भी कोई चीज निकालना कितना मुश्किल है। अरे भाई, हम लोग सचेतन रूप से यहाँ एस्पायर करने की स्टेज के अंदर आ गए, तो भी इसमें से ऐसे लगता है जैसे मलिन अनिच्छुक माध्यम से वह बस इतना ही बाहर निकाल पाती है। सर्वप्रथम वह अपने आप को जड़ तत्व के ऐसे रूपों में रखती है जो सर्वथा अचेतन प्रतीत होते हैं। पूरा विकास बता रहे हैं ये। अब ये वाला विकास तो हमको प्रतीत हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नजर आ जाता है, पर जो उद्देश्य या प्रयोजन है वो सीरियसली क्यों नहीं नजर आ रहा। कहने को तो ठीक है, हमको आध्यात्मिक विकास करना चाहिए, पर हमारी भौतिक प्रकृति इस तरीके से है, वो तो अपने ही तय जो दायरा है या ढर्रा है उसमें लगी रहती है, और ये बात को हम करते नहीं, जबकि एक्चुअल हमारा प्रयोजन है वो। तो सर्वप्रथम वह अपने आप को जड़ तत्व के ऐसे रूपों में रखती है जो सर्वथा अचेतन प्रतीत होते हैं। उसके बाद वह सजीव जड़ तत्व के वेश में मानसिकता की ओर संघर्षरत होकर अतिशय परिश्रम करती है, और सचेतन पशु के रूप में अपूर्ण रूप से उसे प्राप्त करती है। और पशु के अंदर, भाई जब आप देवताओं की क्रिया कहते हो, तो मनुष्य में पहली बार आके एक साइकोलॉजी का निर्माण होता है, जहां आप जगत को देख सकते हो, और है अपने आप में जगत है नहीं, उतना ही है जितना कि आपके अंदर देवताओं की क्रिया है। ये जगत ऐसा पशुओं को नहीं नजर आता, उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। वनस्पति जगत के लिए और भी बिल्कुल, उनको जो एग्जिस्ट करता है उस तरीके का करता है। जड़ पदार्थ को कैसा दिखता है वो तो हमको पता भी नहीं, वो कैसे कुछ सेंस कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। तो जैसे आपके शिफ्ट आ रहा है, एक तो कॉमन तरीके का शिफ्ट आ रहा है, जैसे पशु चेतना से मानवीय चेतना। और पर मानवीय चेतना का स्पेक्ट्रम छोटा थोड़ी है। वनस्पति जगत जब आप कहते हो तो उसका स्पेक्ट्रम, पशु जगत के अंदर कितनी और संभावनाएं खुल गई, उसका स्पेक्ट्रम और बड़ा हो गया। मानवीय चेतना जैसी आती है, उसका स्पेक्ट्रम तो और जबरदस्त खुल गया। जबकि मनुष्य को यदि आप मन कहते हो, तो मन की तो बहुत संभावनाएं हैं जो अभी तो आनी बाकी हैं। मन तो बहुत लेट तक चलता है भाई, आगे तक जा रहा है मन। मन की सारी संभावनाएं तो आनी बाकी हैं। अभी तो जीवन सिक्योर हुआ है माइंड के आने से, अभी तो ये सारी की सारी चीजें बाकी हैं। पर आप ये देख रहे हो कि इस स्तर के ऊपर भी आप ये कहते हो कि मानसिक, तो उसके अंदर भी मनुष्य, उसके स्पेक्ट्रम में कितनी वेरिएशन है। तो वैसे ही इससे नेक्स्ट स्टेप जाओगे, वो कोई कोल्ड, कोई इस तरीके की एकांगी चीज नहीं,
जी ये सिद्ध हो गए, कोई ऐसी चीज में प्रवेश कर गए। एक पशु मनुष्य बन जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो उसका वर्णन पांचवी चेतना क्या कर सकती है? कितना बड़ा क्षेत्र है ये। आप किसी देश के अंदर भी प्रवेश करते हो तो ये कोई संभावना है आप आपस में मिल जाओगे? एक प्रांत, एक जिले, एक कहीं टाउन में भी रह रहे हो तो क्या जरूरी है आप मिल जाओ? जिंदगी भर आप रह के कोई सारों को जानते हो क्या? जब रिलेटिवली छोटी सी जगह, क्या जानते हो सारों के बारे में? तो वैसे ही उसमें प्रवेश करके ये महात्मा जी सिद्ध हो गए। अरे कितना बड़ा क्षेत्र है कि बस ये एक कोई वन पॉइंट गेम है, इसमें बस प्रवेश कर जाओ। इतनी छोटी चीज थोड़ी है ये। तो जब आप इन लोकों में, अरे मनुष्य बने, अगर पशु कोई मनुष्य बन जाता है तो भी कितना बड़ा उसके सामने, मनुष्य मनुष्य के बीच भी कितना बड़ा अंतर है। कला के अंदर, साहित्य के अंदर, संगीत के अंदर, इन्हीं जो सामान्य जो क्षेत्र हैं उनमें भी कितना बड़ा वेरिएशन है। कोई आप में अगर अंतरात्मा प्रभावी हो जाए, क्या बात है। तो ये पहली बार एक पर्सपेक्टिव मिलता है, नहीं तो कहे वो तो सिद्ध है। अरे तो मतलब क्या निकलता है इसका कि बस वो तो अब उनके लिए करने को क्या रह जाता है? मतलब करने को तो अब शुरू हुआ है, रह क्या जाता है? अब तो ये मनुष्य बन गए, अगर पशु ये कहे अब तो ये मनुष्य बन गए, अब करने को क्या काम है? इस बात की निरर्थकता इस बात से पता चल गई। तो आध्यात्मिकता को ये माना जाता है, ये तो सिद्ध है, करने को क्या काम है? अरे पहली बार तो अगर ये तो आप जो कह रहे हो, तो शुरुआत तो तब होगी। ये पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है। यह चेतना पहले तो प्रारंभिक अर्ध विकसित अवस्था में होती है, अधिकांशतः अर्ध अवचेतना या महज सचेतन सहज प्रवृत्ति होती है। सचेतन सहज प्रवृत्ति मतलब, सहज वृत्ति मतलब इंस्टिंक्ट। या तो अर्ध अवचेतन या महज सचेतन सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट, बस इतनी होती है। धीरे धीरे वह तब तक विकसित होती जाती है जब तक कि सजीव जड़ भौतिक के अधिक संगठित रूपों में वह अपनी समझ की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच जाती और विचारशील पशु मनुष्य है, विचारशील पशु ही मनुष्य में वह अपने आप का अतिक्रमण कर जाती है, जो कि मनुष्य तर्कशील मनोमय सत्ता में विकसित तो होता है, पर अपने उच्चतम शिखर में भी अपनी मूल पशुता के सांचे को, शरीर की अचेतना के मृत भार को, आरंभिक तमस और निश्चेतना की ओर गुरुत्वाकर्षण के अधोमुख खिंचाव को, उसके सचेतन विकास पर अचेतन जड़ भौतिक प्रकृति के नियंत्रण को, उसकी परिसीमन की शक्ति, उसके कठिन विकास के विधान, उसकी गतिरोध और विफलीकरण की अपरिमित शक्ति को अपने साथ वहन करता है। अभी भी वहन कर रहा है, नीचे का जो गुरुत्वाकर्षण है ये वहन कर रहा है। तो बुद्धि से समझ के अगर हम इसको डिसएसोसिएट कर पाए कि भाई ये जो चीजें आ रही हैं ये जड़ तत्व से आ रही है, जड़ तत्व आपके प्राण में, प्राण आपके मन में प्रवेश कर जाता है, तो आपकी बुद्धि के अंदर ये जो बातें उठ रही है उठ जड़ तत्व से रही हैं। आप ये समझ जाओ, डिसएसोसिएट कर लो, ये तो बहुत बड़ी लीप हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई ये। बजाय इसके कि बुद्धि उसके तरीके से डांस करे, अगर बुद्धि ये समझ जाए अरे भाई ये चीज प्रवेश कर रही है, ठीक है, भार तो है पर ये समझ तो जाए कि ये वाली चीज आ रही है भाई, उसी को तो न मान बैठो। ये भार गुरुत्वाकर्षण का है ये समझ में आ रहा हो, पर वो गुरुत्वाकर्षण को आप अपना ही स्वरूप मान बैठो, ये गड़बड़ हो गई ना, यहां गड़बड़ हो गई। ये तो समझ में आ रहा है भाई, देखो ये है भौतिक, आपका जो है फिजिकल आपको मिला है, तो इसको इस तरीके से डील करो। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन है, वाइटल एजुकेशन है, मेंटल एजुकेशन है, वो तभी प्रभावी हो सकती है जब आप इस उद्देश्य की लाइट में इनको करवाओगे। साइकिक जब आप करवाओगे तो उनकी लाइट में तो इनको करवाया जा सकता है, अपने आप में तो इनकी कोई कोई बात ही नहीं है। इसलिए मास ये तो जो कह रहे हैं उनकी शिक्षा में कहीं कोई ये भ्रम नहीं है, वो तो स्पष्टतः कह रही है। माता जी तो सीधे सीधे ये कह रही है, शिक्षा का अर्थ है आपके अंदर जो भीतर जो बेस्ट पार्ट है उसकी परफेक्टिबिलिटी के ऊपर उसको ले आना, आप जो कैरी करते हो उसकी परफेक्टिबिलिटी,
यही गीता कह रही है, योग है कर्मसु कौशलम। तो कुछ लोग तो कहते परफेक्टली काम कर लो तो योग हो गया। नहीं, श्री अरविंद इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि योग बताएगा कि कर्म कौन सा करना है, कुशलता तो वो है। मेरे को कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले इस चीज का पर्सपेक्टिव हो, इस चीज का मेरे को पूरा ज्ञान हो, तो उस मार्ग के अंदर मैं चलता हूं। फिर जैसे भी चलता हूं, लड़खड़ाते हुए या जैसे भी, अरे मार्ग तो तय करो, उद्देश्य तो तय करो। योग करेगा ये। योग जीवन से पलायन नहीं है, क्योंकि योग का नाम लेते ही दूसरे शंकित, आपकी दूसरी जो निम्न प्रकृति है वो ये देखती है। पर योग का मतलब है आपकी ही जो डीपेस्ट सत्ता है उसको प्रभावी कर देना। उस प्रक्रिया को कैसे वो की जाए, ये साधना। अगर उससे युक्त हो तो योग। अगर इस चेतना में आप हो तो योग युक्त चेतना है। उसको प्राप्त करने की ओर चल रहे हो कॉन्शियसली, ये साधना है। कॉमन सेंस की सी बात है। इसमें ये क्या बात हुई कि अभी तो ये बच्चा है, इसको क्यों बता रहे हो, बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे बच्चा है, उसी को तो सिखाने की जरूरत है, क्योंकि उसके सारे सामने सारा उसका समय है। उसको दिशा दो। कोई गाड़ी आपकी खराब हो गई, अब उसको क्या आप उसके ऊपर दिमाग लगा रहे हो, अब तो उसको जंकयार्ड के अंदर फेंकने की हो गई वो। अब तो कबाड़ हो गया। अब तो तौल के हिसाब की, अब जो नई गाड़ी आ रही है उसको नए नॉर्म्स के हिसाब से तैयार करो, उसको प्रॉपर चलाओ। ये उस पे दिमाग लगाओगे जो ये जंकयार्ड वाली है उसके ऊपर लगाओगे। इस बारे में अवेकन हम ही लोग नहीं हो रहे, आप ये देखो। क्योंकि हमारी जो ये आवश्यकता है, ये उद्देश्य है, प्रकृति का उद्देश्य है ये, कि आपकी जो अध्यात्म सत्ता है उसको सामने लाया जाए, उसी के लिए एफर्ट किया जाए। और इसको समझ लिया जाए कि भाई ये जो नीचे पशुता का सांचा है वो नीचे खींच रहा है, इसको कैसे डील करना है। शरीर को शरीर के तरीके से डील करना है, प्राण को प्राण के तरीके से डील करना है, माइंड को माइंड के तरीके से उनको समझाना है। शरीर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। प्राण के साथ एकमात्र तरीका माता जी कहती है, अगर समझा इसको तो ठीक है, नहीं लात मारो उसके। उसका बेस्ट तरीका है किक इट। माता जी कह रही है यहां है उल्टा, पोस रहे हैं उसको। देख लो, मां साफ साफ कह रही है वहां कि प्राण के साथ डील करने का तरीका है किक इट। वो तो कहीं शब्द बचा ही नहीं रही। शरीर के साथ बहुत कंसिडरेट हो वो आप। यहां है उल्टा, शरीर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी नेचुरल हेल्थ है उसको तोड़ दे रहे हैं। और वो बहुत डोसाइल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत आपका ओबीडियंट इंस्ट्रूमेंट है। आपके पास थोड़ी एनर्जी यदि कोई दिन बच रही है तो आप किन किन एक्टिविटीज में लगाते हो देख लो। जबकि कंसंट्रेटेड तरीके से केवल माँ के लिए वो एनर्जी पहले तो बचाओ और उसके लिए लगाओ। सारा प्रयोग यहाँ ये चल रहा है कि आपको चेतना और शक्ति दी गई है, उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। उसको डिसिपेट करोगे, दिव्य जीवन की ओर कभी नहीं जा सकते। सारा तो यही है ना, आपकी चेतना कितनी आप कंजर्व कर सकते हो, आपकी शक्ति। तो इसलिए ये स्कीम यदि हम समझ जाते हैं तो उसके अनुसार जीवन को पूरे को रीमोल्ड कर देना। मूल अचेतना का उसमें से उभरने वाली चेतना पर यह नियंत्रण, मूल अचेतना का उसमें से उभरने वाली चेतना पर यह नियंत्रण ऐसी मानसिकता का सामान्य रूप ले लेता है जो ज्ञान की ओर हाथ पैर तो मार रही होती है, किंतु अपने आप में अपनी आधारभूत प्रतीत होने वाली प्रकृति में अज्ञान ही है। तो हम जितनी दलीलें दे रहे हैं, यदि डिसाइसिवली माँ की ओर हमने नहीं दिया अपने जीवन को, हम इस स्टफ के बने हैं, हम अज्ञान के स्टफ के बने हैं। उसमें कोई तत्व यदि शुभ आ सकता है तो वो आपकी अंतरात्मा है। अगर वो आपके कैलकुलेशन में नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी दलीलें दीजिए, कितनी भी बढ़िया विचार कीजिए, वो स्टफ तो अज्ञान का ही बना है। अब और तो आगे क्या कहें इससे। भाई आप अगर उसी स्टफ की कोई भी चीज बनाओगे तो शेप कोई भी बनाओ, स्टफ तो वही है। इसमें जो चीज इसको सारे को एकदम चेंज कर देती है, जो एल्केमी है, एल्केमी मतलब रस क्रिया की, उसको सोना बना देगी कोई चीज को, धातु को, वो है अंतरात्मा।
अगर वो है तो सारी चीज को मोल्ड कर देगी, वो नहीं है तो हम अज्ञान के स्टफ को ही इधर उधर कर रहे हैं बस। स्टफ वो ही है। अब शिक्षा किसकी होनी चाहिए देख लो आप, मूल में बात आ गई है तो। अरे डिटेल की जरूरत ही नहीं है, तत्वतः ये पता चल गया। आप अब इसके अंदर और चर्चा परिचर्चा बाकी क्या रह गई, कि आप किसी भी शेप में रखो, स्टफ तो यही है। आप गोल उसमें रखते हो सांचे में या इसमें रखते हो, अगर इस आप सीमेंट रख रहे हो या क्या रख रहे हो, मिट्टी रख रहे हो, उस स्टफ की शेप बनेगी। आप किस में रख रहे हो उसे क्या मतलब है। इस प्रकार इस बाधा और इस भार के नीचे दबे मानसिक मनुष्य को अभी भी अपने अंदर से पूरी तरह सचेतन सत्ता को, दिव्य मानवता या आध्यात्मिक और अतिमानसिक अतिमानवता को विकसित करना है, जो विकास का अगला परिणाम होगा। एक तो क्या है कि हम ये जो रोज चर्चा कर रहे हैं, मेरे को लगता है इससे ये तो अब धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो जाएगा डीप डाउन की, हाँ, नहीं तो पहले विश्वास ही नहीं था। अतिमानस मतलब आप कैसी बात कर रहे हो, अब ये हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक चीज है। कम से कम इतना तो हो ही जाना चाहिए। एक ये क्लैरिटी सारों के आ जानी चाहिए, करने का काम तो है ये। कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं वो तो बाद की बात है। पर आपके जो सेन मोमेंट्स जो होंगे, जो एनलाइटन मोमेंट्स होंगे, तो कम से कम ज्यादा देर तो वो निम्न प्रकृति कितना काम कर पाएगी। भाई देर सवेर आप उसको रोक लोगे, उसको ये कहोगे नहीं, करने का काम तो है ये। चाहे ये अकल 15 दिन में आती हो, 20 दिन में आती हो, 10 दिन में आती हो, 5 दिन में, या रोज किसी समय आती हो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अगर रोज कोई समय अगर ये आ पाती हो, जो आपके जीवन के उद्देश्य को फिर आपकी चेतना के फ्रंटल में लाके खड़ी कर देती है, अरे मेरा करने का काम तो ये है। तो ऐसे रोज रिमाइंडर होने चाहिए, ऐसी रोज कोई भी व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके लिए प्रयास होना चाहिए। अगर एक्टिवली प्रयास नहीं करते तो निचली चीज है उसका गुरुत्वाकर्षण खींच लेगा। अगर मैं आगे नहीं जाता तो गुरुत्वाकर्षण तो अपना काम कर ही रहा है। व्यक्ति थक जाएगा, गुरुत्वाकर्षण थोड़ी थक जाएगा। वो तो लगा रहा है, चल रहा है वो तो। तो हमको इसको काउंटर करने के लिए और आगे जाने के लिए एक निश्चित थ्रस्ट के साथ फेंकना पड़ेगा, उतना दबाव लगाना पड़ेगा, तब आप थोड़ी सी प्रगति कर पाओगे। भाई पानी बह रहा है, उससे उल्टे बहाव में यदि आपको चलना है, तो उसी गति से चल रहे हो तब तक तो आप स्टैंड स्टिल हो। कोई इसमें से कोई मगरमच्छ निकल के खा गया तो स्टैंड स्टिल क्या, आप तो गए। तो इसलिए उसको आउटडू करने के लिए आपको तेज अपनी गति करनी पड़ेगी, या दूसरा डायमेंशन एक्टिवेट करना पड़ेगा, वह संक्रमण। अज्ञान से, अज्ञान में होते हुए विकास से ज्ञान में होने वाले महत्तर विकास की ओर जाने को सूचित करेगा। अभी जो हो रहा है वो अज्ञान से ज्ञान की ओर विकास चल रहा है। बाद में ये जो अतिमानस आ जाएगा, उसके अंदर ज्ञान से महत्तर ज्ञान की ओर चलेगा। अज्ञान का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसका स्टफ अज्ञान का नहीं बना। अभी जो स्टफ बना है वो अज्ञान का बना है। सूचित करेगा जो कि तब अज्ञान और अचेतना के अंधकार में न होकर अतिचेतन के प्रकाश में प्रतिष्ठित और अग्रसर होगा। तो ये बातें अब क्योंकि हमने इतनी लंबी पहले तैयारी कर ली, भाई चर्चा तो कर ही ली, तो अब ये बात एक प्लेन नजर आती है कि हाँ ये। पर मैं कह रहा हूं अभी भी इसको हमेशा इस चीज को सामने रखना चाहिए, भी मेरा उद्देश्य तो ये है, व्यक्ति का नहीं, मनुष्य जाति का ही यही है। और उसमें हम लोग विशेषकर जो कह रहे हैं, हम इस चीज के प्रति अवेक हो चुके हैं, तो फिर और दूसरी चीज में क्यों जाएं। आपके लोअर नेचर है, उसको समझ के ये समझ तो जाओ कि ये लोअर नेचर है, न कि इतना दिमाग के ऊपर हावी हो जाए कि आप उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दो। ये तो एकदम उल्टा हो गया काम। भाई मैं ये समझ जाऊं कि देखो बच्चा है, ये आज चिड़चिड़ा है, इतनी तो बात समझ में आ गई। और चलो ये कह रहा है ठीक है भाई, इसको एक खिलौना दे दिया, वहां तक तो ठीक बात है। पर उसकी बात उचित ठहराने लगूं, ये तो समझ में आना चाहिए कि ये मेरी वाइटल की प्रॉब्लम चल रही है, ये एक शरीर की प्रॉब्लम चल रही है। ये घुस के आपकी बुद्धि को आच्छादित कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। यहां तो क्योंकि मेरे को ये भाव आ गया इसलिए ये जस्टिफाइड है।
मेरे को ये क्रोध आ गया, मेरे को ये बात आ गई, मेरे कुछ नॉर्म्स हैं, मैं जाना नहीं चाहता। मेरे कुछ कुछ मैंने पकड़ रखी है, कुछ चीजें जो परिवार से आ गई, उस माहौल से आ गई, जो शिक्षा दीक्षा मेरी रही उससे आ गई, या जो मीडिया आजकल परोस रहा है उससे आ गई। उन्हीं चीजों को, अरे यार तुम और कहीं होते तो ठीक है। माँ और श्री अरविंद के संपर्क में होके वही चीज गलने की क्या जरूरत है? कितना साफ साफ ये बता रहे हैं। इसके लिए हमको जितना समय दें और इसके लिए लगाएं, कम ही होगा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। पहले तो इस आवश्यकता के प्रति जागृत हों। तो ये अब इसमें कोई सेंटेंस है क्या जो, मेरे ख्याल से तो स्पष्ट है ये, दीपक। हाँ, ये तो स्पष्ट है। डेली यही बात करने की है, सोचने करने की हर काम के पीछे। प्लेन है ये, मतलब ये तो एकदम प्लेन बात है। यही करने का है, हमको इसी में प्रसन्नता मिलेगी सच्ची। हम इस स्टेज पे सारे आ चुके हैं, मुड़ मुड़ के बात पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है। हम सब एकजुट होके इसमें लगेंगे, इसी में हमको सच्चा आनंद आएगा। हम यहां तक आ चुके हैं, हठ धर्मिता से पीछे, क्योंकि अरे वो नीचे वाली है, उसको ये समझ जाए कि ये प्रकृति है, ये कर रही है। उससे अपने आप को एसोसिएट नहीं करोगे तो अपनी शक्ति बहुत कम लेगी वो। आप कह दो मेरी है तो आपसे शक्ति लेगी वो, आपको निःशक्त बना देगी। मेरी कामना, मेरा ये, तो आपकी एनर्जी ले लेगी, क्योंकि मेरे से एसोसिएट कर लिया ना आपने, मेरी है। नहीं तो आप ये कहते अरे मेरी किसकी है, ये तो ठीक है। कामनाएं तो एक समुद्र के रूप में है, वहां से लहरें उठती हैं, आपको प्रताड़ित करती है, मेरे को करती है, उसको करती है। कॉमन सेंस इसका है, मैं आपको हेल्प करूं, आप मेरे को हेल्प करो। हम इस तरीके की कोई चीज निर्माण करें, करें उसमें गिर जाएं, उससे कोई प्रभावित होने की, इसमें तो कितना चल पाते हैं, महत्व तो उस बात का है, गिरना तो पड़ा ही है इसमें, जब तत्व ही उसके बने हैं। अरे स्टफ ही वही है। इसमें आनंद तो इस बात का है कि दूसरे तत्व को, जो अंतरात्मा है, वो इस समीकरण को चेंज कर सकती है। और दूसरा, हमारे पास कोई और साधन नहीं है, तत्व ही बना ही उसका ही है। अरे इससे ज्यादा और क्या कहें? और कहने सुनने की या विवेचन करने की बात ही नहीं है। तो अंतरात्मा है तो इसके अंदर कोई मूल्य है, किसी भी चीज में, जीवन में, कर्म में और में, किसी में भी। इसका संदेश वाहक है हमारा देश भारत। अब ये कहने में क्या क्या संकोच है भाई? हम अपने जीवन में जिए और ये स्पष्ट तरीके से जितना कह सके उतना कहें, उतना तो कहें। मतलब इसमें कोई फिलोसॉफी की और की नहीं है, तो प्लेन फैक्ट है। और हम सारे एक स्तर तक यहां आ चुके हैं, हमको अच्छा भी तभी लगेगा। तो क्यों नहीं कर लें ये? यही करने का काम है। आज मां श्री अरविंद की सहायता भी इसी चीज, कितनी बार तो पढ़ लिया इस बात को, वर्दी ऑफ श्री अरविंदोज हेल्प, वर्दी ऑफ श्री अरविंदोज हेल्प। और इसमें किसी और पे काम करना नहीं, खुद पे ही काम करना है भाई, और किसी पे कुछ करना ही नहीं। तो इसलिए न आपको कहीं से कुछ लाना, न कुछ करना, ये तो अपने ऊपर ही कार्य करने की बात है। क्रम विकास की दोहरी प्रक्रिया, प्रकृति की जड़ तत्व से मन तक और उसके भी परे की इस पार्थिव क्रम विकास में क्रिया की एक दोहरी प्रक्रिया होती है। जड़ तत्व से मन तक और उसके भी परे की इस पार्थिव क्रम विकास में क्रिया की एक दोहरी प्रक्रिया होती है। ठीक है यहां तक? एक भौतिक विकास की बाहरी गोचर प्रक्रिया, जिसकी प्रणाली है जन्म लेना, क्योंकि अपनी प्रकार की विकसित चेतना को धारण करने के लिए प्रत्येक अनुरूप प्रकार के विकसित शरीर को वंश परंपरा द्वारा सुरक्षित और अविच्छिन्न रखा जाता है। तो इसमें सिक्योर हो गई जाति। और दूसरी प्रक्रिया है पुनर्जन्म। भाई एक प्रक्रिया तो है उस जाति को आप मेंटेन कर रहे हो, एक कुत्ता है बार बार जन्म ले रहा है, वो उस रूप में परफेक्ट होता जाएगा। मनुष्य है, अगर उसको आप एक जाति के रूप में ले हो तो ठीक है, नए आप जन्म ले रहे हो, मर जा रहे हो, उसमें जो प्रगति आप कर रहे हो वो कलेक्टिव को मिल जा रही है।
जैसे कोई भी पशु है, वो धीरे-धीरे पर अब मगरमच्छ है, मगरमच्छ रह रहा है। वैसा ही परफेक्ट एक जाति के रूप में हो गया, तो एक प्रक्रिया तो है ये प्रकृति की। दूसरी प्रक्रिया अगर यही हो जाता तो फिर आगे का विकास कैसे होता? अरे वो रूप तो परफेक्ट हो गया, चेतना का विकास। इसलिए पुनर्जन्म, अगर व्यक्ति वैसा का वैसा ही मर जाता और पुनर्जन्म को हटाओ, अब तो आपको जाति से जो मिलेगा, कॉमन लॉट से जो मिलेगा उतना भर मिल जाएगा। आप समझ रहे हो क्या इस बात को? आप एक मनुष्य पैदा हुए, कॉमन मनुष्य को एक सर्टेन स्पेक्ट्रम है 0 से लेके 100 तक का, अब 0 से 100 तक की आपकी गिनती तय हो गई। अब अनलकी हो तो 0 के पास आ जाओगे, थोड़ा लकी होगे तो 100 के पास आ जाओगे। पर रहोगे आप इस दायरे में, मतलब मनुष्य। व्यक्ति का क्या, आत्मा का क्या विकास हुआ इसमें? संभावना तो रही नहीं। आपने इस कॉमन लॉट के अंदर जो योगदान दिया, इस टंकी में से जो पानी निकाला, वो आपको कॉमनली जितना मिलना है उस तरीके से मिल जाएगा। मनुष्य बने हो तो मनुष्य का सा मिल जाएगा। आप पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म और कोई दूसरे हो, वो मिल जाएगा। तो इसमें व्यक्ति फिर बाद में आंतरिक विकास करके, हालांकि ये दोनों ही प्रक्रियाएं चलती है, पर व्यक्तिगत विकास की अगर बात हो, तो अगर पुनर्जन्म को हटा दिया जाए तो व्यक्ति कैसे ग्रो करेगा ये बताओ? उसको तो उस लॉट से जो मिल गया बस। एक एवरेज जो मिल गई जो चीज, वो एवरेज मिल गई आपको। विकास कैसे करोगे? तो पहली तो प्रक्रिया ये हो गई। इसके साथ ही साथ अंतरात्मिक विकास की एक अगोचर गोचर प्रक्रिया तो नजर आ रही है आपको। उसमें तो आप ये कह रहे हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये है वो है। आपको क्रम विकास में गोचर प्रक्रिया नजर आ रही है, जिसके अंदर टाइप्स तय हो रही हैं। ये जाति है, ये वाली जाति है, इसमें आप विकास माइंड का, ब्रेन का भी विकास देख रहे हो। और ये तो बहुत सारी सीरीज हैं, अगर आप बीबीसी की और की आप सीरीज देखोगे, इनमें कई हैं। बहुत देखी है मैंने, इवोल्व करके है एक, या और बहुत है, डेविड एटनबरो की बहुत है। बहुत है सीरीज ये तो। आज तो इतनी है कि क्या कहें। वो आपको बहुत अच्छे से दिखाती हैं कि आंखें ऐसे ग्रो करी, इस पे तो बहुत बहुत तरीके की चीजें हैं। आपके फिजिकल सेंसेस ऐसे ग्रो किए, जातियां ऐसे आई, ये आई, वो ठीक हो सकती हैं, जो भी। पर अगर वही हो और अंतरात्मिक विकास की एक अगोचर, वो तो गोचर प्रक्रिया, हालांकि उसके पीछे भी जो प्रक्रिया है, पर वो एटलीस्ट कम से कम गोचर है। ये वाली तो अगोचर चल रही है। हम जिन माध्यमों से और जिस प्रक्रिया में चल रहे हैं, बारी तरीके से हो सकता है कि वो मालाएं जप रहा हो, कोई विशेष आंतरिक कितना परिवर्तन चल रहा है वो तो, अब इसको मानक तो क्या, तो कोई भीतर का व्यक्ति है, वो बताओ कि इसने ग्रो किया भी है या नहीं किया। तो जो इतनी पद्धतियों में लग रहा है, इसमें ध्यान में, चिंतन में, ये में, उसने तेरे को कोई विशेष, माँ तो कह रही है ये कोई मानक नहीं है कि आप 1 इंच भी आगे गए हो। ध्यान के विषय में कही रही है माता जी। वहीं कोई व्यक्ति गोचर रूप से ऐसी प्रक्रियाओं में संलग्न है, जो आप ये कह रहे हो, ये तो बिल्कुल नैतिक कार्य ही नहीं है, तो बिल्कुल अनैतिक है। और आंतरिक रूप से वो इतना जबरदस्त स्थिति के अंदर है, तो अगोचर प्रक्रिया दूसरी चल रही है, जिसकी प्रणाली है रूप और चेतना का उत्तरोत्तर आरोही श्रेणियों में पुनर्जन्म। रूप रूप का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए रूप मतलब बारी फॉर्म, इसलिए फॉर्म का भी इवॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रामेंटल को हाउस करने के लिए ये फॉर्म पर्याप्त नहीं है। उसके लिए अपना फॉर्म लेके आएगा, उसका फॉर्म चेंज होगा। इसलिए आप फॉर्म देख लेते हो। इनफैक्ट जो डीपर व्यक्ति हैं, उनकी स्वेद कणों की और की प्रक्रियाएं चेंज हो जाती है। उनकी श्वसन क्रिया है, सांस कैसे ले रहे हैं, उसकी गति है और है। जो बहुत उसके अंदर हैं, तो उनके आप देखते हो कि ये साधना में गए, योग किया, इससे इनकी सारी प्रक्रिया ही चेंज हो गई। शारीरिक प्रक्रियाएं चेंज हो रही है ना, क्योंकि उस चेतना को धारण करने के लिए फॉर्म है। फॉर्म अपने आप में कोई फिजिकल चीज है भी नहीं। फॉर्म तो साइकोलॉजी का एक घनीकरण है। क्योंकि जब है ही सारी चीज चेतना, तो फॉर्म इंडिपेंडेंटली आएगा किस तत्व का? जब है ही सब कुछ वही, तो फॉर्म भी उसी का तो बना है। घनीभूत हो गया बस।
तो रूप और चेतना का उत्तरोत्तर आरोही श्रेणियों में पुनर्जन्म अपने आप में पहली प्रक्रिया का अर्थ होगा। पहली वाली कौन सी? जो आप जातियों का निर्माण कर रहे हो, वो जो गोचर प्रक्रिया है पहली वाली, भौतिक विकास। भौतिक विकास की गोचर प्रक्रिया पहली वाली। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है, अगोचर प्रक्रिया है ज्यादा, वो है अंतरात्मिक विकास की। तो अपने आप में पहली प्रक्रिया का अर्थ होगा केवल वैश्व विकास। वैश्विक विकास हुआ इसके अंदर, वैश्विक विकास तो दिख रहा है। क्रम विकास के अंदर वैश्विक विकास तो, अरे भी डार्विन वैश्विक विकास की बात कर रहा है, इंडिविजुअल विकास की तो बात ही नहीं कर रहा वो, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इससे जाति जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगी, पर यहां आके रुक गया। इससे आगे कोई अतिमानव आएगा, ये तो कोई बात करता नहीं। अगर अतिमानवता की बात नीत्शे करता भी है, तो अतिमानवता मतलब वो वही मानव के अंदर जो कामनाएं वगैरह जो अभिपूर्ति नहीं कर पा रहा, वही जो ये कई मूवीज बनती हैं कि अगर मनुष्य को भगवान बना दिया जाए, तो उन्हीं कामनाओं की पूर्ति जो अब नहीं कर पा रहा, तब वो कर लेगा। और उन कामनाओं की भी वो जो जो पूर्ति हुई, जो कुछ मूवीज बनी है इसी कल्पना पे बनी है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी लिमिटेशंस महसूस होती हैं। और भगवान का एक कॉन्सेप्शन उसको दिया भी जाता है कि भगवान है भाई, सर्वशक्तिमान है, चाहे सो चाहे जैसे। अरे तो सारों में से किसी के तो विचार उठ ही सकता है कि यार उस चीज में चले जाएं। इसीलिए लोग चमत्कारों को इतना उसके सामने नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसी चीज है, एटलीस्ट कम से कम इस बंधन से तो मुक्ति मिलती है, जो इससे इंडिपेंडेंटली कोई चीज कुछ कर पाती है। कितनी बड़ी बात है, आप ये देखो। विवेकानंद जी ने भी कहा कि एक रेलगाड़ी है, कितना पावर है उसके अंदर, वो आ रही है, एक कीड़ा है पटरी के ऊपर है। अब यूं तो शक्ति के तो कोई तुलना ही नहीं है, एक कीड़े की शक्ति का और एक उसकी शक्ति का। पर आप ये कहते हो इसमें एक हायर चेतना काम कर रही है, क्योंकि उसने चयन किया और पटरी से दूर दूर हट गया। रेल नहीं कर सकती सोच के ये काम, वो यंत्रवत चलती है। तो ये जो पहली प्रक्रिया है उसका अर्थ होगा वैश्व विकास, वो चलता रहेगा। उस वैश्व विकास के अंदर अब आप जिस जाति को बिलोंग करते हो वो तो मिल जाएगी आपको। जितना विकसित मनुष्य जाति हुई है उतना आपको मिल जाएगा, पर उससे आपका अंतरात्मिक विकास है। क्योंकि व्यष्टि शीघ्र ही नष्ट होने वाला उपकरण होगा, जबकि जाति एक अधिक टिकाऊ सामूहिक रचना ही वैश्व अंतर्वासी वैश्व आत्मा की उत्तरोत्तर अभिव्यक्ति में सच्चा पग होगा। और इसका एक अपना सत्य है, इस बारे में 25वें वॉल्यूम में ये पूरी बात करते हैं कि आपकी जो जाति है, इंडिविजुअल तो क्षण भंगुर है, थोड़े समय रहता है चला जाता है। जाति है वो वैश्व चेतना को धारण करने के लिए एक अधिक टिकाऊ साधन है। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसको बनाए रखा जा रहा है। इसमें आपको एक ग्राउंड स्प्रिंगिंग बोर्ड मिल जाए कि इस पे आप दबाव दे के ऊपर उठ सको। अरे इंडिविजुअल्स भी तो कैसे जाएंगे? इंडिविजुअल्स जाएंगे, नए आयाम खोलेंगे, पूरी जाति को मिल जाएंगे। अगर ये इंडिविजुअल्स इस तरीके के नहीं हो जो नए नए मार्ग खोलते विचारक के रूप में, नए आपके जो आविष्कर्ताओं के रूप में, तो यहाँ क्या होता? हर फील्ड के अंदर माँ तो ये कह रही है वास्तव में संगीत है, कला है, जीवन है, साहित्य, कुछ भी उसमें वो लोग जो परफेक्टेड लोग हैं, उनकी चीजें अर्थ एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। आपको लगता है मैं बड़ा ये कलाकार हो गया, अरे कलाकार क्या हो गया, वो जो चीज छोड़ के गए हैं वो चोगा आपने धारण कर लिया, इसलिए फटाफट आपको प्रगति मिल गई। उनके हाथ मिल गए, उनके विचार मिल गए, उन्होंने जो प्रगति करके छोड़ी है वो आपने ले ली। तो ये जरूरी है, नहीं तो अगर आपको हर जने को वहीं से ही शुरू करना पड़े तो हम तो वहीं बैठे रहेंगे। आप क्या सीखोगे कितने दिन में? अगर आप वहीं आदि मानव की अवस्था में बैठे रहे और वहीं मर गए, विकास कैसे होगा भाई? तो ये विकसित होने की कितनी फंडामेंटल बात है, हम सोच ही नहीं पा रहे इस बारे में। और ये प्रक्रिया चल रही है। अगर इस दृष्टिकोण से देखो, देख भी सकते हो आप। ये ऐसे नहीं है कि नहीं देख सकते, जाति तो देख ही सकते हो। अरे क्रम विकास भी देख सकते हो आप। ये तो दिख रही हैं सारी चीजें, पर उसका बना नहीं पाते। भौतिक चेतना हमारी इतनी ज्यादा हमारे ऊपर हावी है, नहीं तो स्पष्ट से दिखना चाहिए रे, ये प्रक्रिया तो दिख रही है।
ये तो दिख ही रही है, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी कि छिपी छिपी है, सब दिख रहे हैं ये तो। पर इसका बनाए क्या, ये नहीं समझ में आती। तो अधिक टिकाऊ सामूहिक रचनाई वैश्व अंतर्वासी वैश्व आत्मा की उत्तरोत्तर अभिव्यक्ति में सच्चा पग होगा। पार्थिव अस्तित्व में व्यष्टि सत्ता, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल बीइंग, के किसी प्रकार के लंबे समय तक बने रहने और विकास करने के लिए पुनर्जन्म एक अपरिहार्य शर्त है। वैश्व अभिव्यक्ति की प्रत्येक श्रेणी, आकार की प्रत्येक किस्म, किस्म है प्रकार आकार की, जिसमें अलग अलग आपको डॉल्फिन नजर आ रही है, ऊंट नजर आ रहा है, हाथी नजर आ रहा है, जो भी नजर आ रहे हैं, उसमें कई में ज्यादा अकल है। डॉल्फिन में देखो कितनी अकल है, मतलब वो इतनी पीड़ा पाती है कि आत्महत्या कर लेती है। डॉल्फिन्स जो है बहुत पीड़ा पाती हैं। मनुष्य के एक्ट से जो उनके नजदीक पशु हैं, आपको सेंस ही नहीं आता कि वो कितना डिप्रेशन में है। ये तो सुनने में आया कि पशु डिप्रेशन में चला गया, नहीं, पशु का डिप्रेशन का क्या संबंध, ये तो साइकोलॉजी की बात है। जबकि आप पूछो इनसे, पशु चिकित्सक जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनके, वगैरह डिप्रेशन में है, ये डिप्रेशन में बहुत पीड़ा पाते हैं। तो आकार की प्रत्येक किस्म जो अंतर्वासी अध्यात्म पुरुष, मतलब जो आपकी स्पिरिट है, को धारण कर सकती है, वह पुनर्जन्म के द्वारा व्यष्टिगत अंतरात्मा चैत्य तत्व के एक ऐसे साधन में बदल जाती है जिससे वह अपनी छिपी हुई चेतना को अधिकाधिक व्यक्त कर सके। प्रत्येक जीवन, इसलिए आपके अंदर जो ये अंतरात्मा का तत्व है यहाँ, ये इसी लोक में विशेष है। मां श्री अरविंद कह रहे हैं कि धरती को ये विशेष सुविधा प्राप्त है, इसलिए सारे लोग यहाँ आने को लालायित हैं। इसलिए ये एक ऐसी लेबोरेटरी है कि यहाँ जो भी परीक्षण किया जा रहा है वो सारों के ऊपर, क्योंकि यहाँ सारे एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड हैं। व्यक्ति के अपने अंदर भी आप भावनाएं देख रहे हो, प्राणिक स्तर की चीजें देख रहे हो, जड़ तत्व है वो देख रहे हो, जिसमें नीचे के आ गए, माइंड है वो आ गया, अंतरात्मा है वो है। इस समीकरण को आप अपने जीवन में कितनी गुत्थी सुलझाते हो। आपको लग रहा है आप यूं ही चल रहे, यूं नहीं चल रहे। आपके हर एक्ट में, वो बारी एक्ट कोई भी हो सकता है, इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है, इंपॉर्टेंस है कि इस समीकरण में आप कैसे रखते हो। अगर अंतरात्मा को इस समीकरण का राजा रखते हो हर चीज में, तो आप व्यापार करोगे तो भी साधना बेस्ट है। और यूं आप दूसरी चीज करते हो और उसके अंदर समीकरण वही कामना वाला रखते हो कि इससे मेरे को ये प्राप्त हो जाएगा, इससे मेरे को ये चीज हो जाएगी, तो समीकरण तो वो का वही है, बाहरी रूप चाहे जो नजर आए। एक बेसिक ये फंडामेंटल समझ में आने के बाद फिर अब कोई भी काम आप बिल्कुल मुक्त रूप से कर सकते हो। हाँ, पर अगर सिंसियरली आप देख लोगे ये करना है या नहीं करना है, वो आप पहले आदेश लोगे भीतर से, नहीं मिलता तो जो समझदार है उससे, अगर किसी को गुरु मिल जाए तो। नहीं तो जीवन जो है निरर्थक, बिना प्रयोजन के चला गया। अर्थ क्या हुआ यहाँ, इतनी मेहनत करने के लिए आए क्यों, कितनी मेहनत लगती है जबरदस्ती की, जिसमें आप आनंद में जी सकते थे, एक उद्देश्य में जी सकते थे। अभी मेहनत तो लगती है बहुत, रिजल्ट आता है कुछ नहीं, अगर काउंटर प्रोडक्टिव न हो तो भी चैत्य तत्व के ऐसे साधन में बदल सकती है जिससे वह अपनी छिपी हुई चेतना को अधिकाधिक व्यक्त कर सकते। प्रत्येक जीवन अपने भीतर चेतना की एक महत्तर क्रमिक प्रगति के द्वारा जड़ भौतिक पर विजय के अंदर एक चरण बन जाता है, या कम से कम बन तो जाना चाहिए ही, जो कि अंततः स्वयं जड़ तत्व को भी अध्यात्म पुरुष की पूर्ण अभिव्यक्ति का साधन बना देगा। स्पष्ट है ये तो। अरे भाई ये तो एकदम साफ साफ है, अगर ये नहीं कर रहे और दूसरी बातें कर रहे हैं, तो उसी स्टफ को जो अचेतन है, उसी अज्ञान को प्रश्रय देना है। ये यदि हम बिल्कुल प्लेनली समझ जाएं इस बात को, फिर इतना दबाव नहीं लगेगा। वो वाली प्रकृति ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, क्योंकि असहज महसूस करेगी। यांत्रिकता में आप वो खा जाओगे, वो चीज बोल जाओगे, पर भीतर आप कहोगे अरे क्या है ये। फिर आप ऐसे जैसे शोरगुल कर रहा हो ना, कोई किटकिट कर रही है कोई चीज, एसोसिएट थोड़ी करोगे उससे। उससे ये कहोगे यार कहाँ, मतलब इसको बंद करो ना। इसमें और उसमें तो बहुत बड़ा अंतर आ गया।
अभी तो ये आपको लग रहा था मेरी अपनी प्रकृति है, फिर डिसएसोसिएट करके कहोगे अरे कहाँ है ये, बताओ कैसी है ये? तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क आ गया। अभी तो अपनी आदतों को व्यक्ति जस्टिफ़ाई करता है, चेरिश करता है, उसको एक सफलता के मानक के रूप में दिखाता है, फिर ये चेंज हो जाएगा। मानक एकदम बदल जाएँगे। ये दूसरा हो गया। अब पृथ्वी पर आध्यात्मिक उद्भव में दोहरी प्रवृत्ति, आध्यात्मिक उद्भव इमर्जेंस, इंग्लिश क्या है इसकी? स्पिरिचुअल इमर्जेंस ऑन अर्थ, ड्यूअल टेंडेंसी इन द स्पिरिचुअल इमर्जेंस, उद्भव जो हो रहा है आपका, उसमें दोहरी प्रवृत्ति, ये क्या है? ये तो दोहरी प्रक्रिया थी ऊपर तो। अब दोहरी प्रवृत्ति क्या है? आध्यात्मिक उद्भव अगर हो रहा हो, उसमें ये दोहरी क्या है? हमारी बाहरी प्रकृति का विकास हो रहा है, प्राण और शरीर में मानसिक प्रकृति का विकास हो रहा है, और इसके साथ ही इसके भीतर हमारी आंतरिक सत्ता, हमारी गुह्य अंतःस्थलीय और आध्यात्मिक प्रकृति का आत्म प्रकटन के लिए दबाव, कम से कम उसकी एक तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि उसकी एक शुरुआत हो रही है, क्योंकि मन के उद्भव के साथ ही वह प्रकटन संभव होता है। माइंड के आने से ही देवता जो है उनकी क्रिया पहली बार सक्रिय रूप से, इसलिए सावित्री शुरुआत किससे करती है? इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। इसका इंटरप्रिटेशन वो ये करते हैं, सुबह का ये तड़के का भोर का समय था, यहाँ मंदिर में देवता तब उठ रहे थे जब भी, अब वो उठ गए या नहीं उठ गए, पर अगर आपके मानव चेतना नहीं आई हो तो आप जस्ट उस समय का विचार करो, आप कंसीव भी नहीं कर सकते। जब आपके साइकोलॉजी न हो, आपकी आंखें आपकी साइकोलॉजी का ही एक रिसेप्टर है या दर्पण है उसका। नहीं तो एक चील के भी आंखें हैं, क्या देख ले, बाज क्या देख ले, बहुत शार्प देख सकता है पर देखे क्या? तो गॉड्स जब तक अवेक नहीं होते, वो अवेकन कौन से हैं? आपके जो साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, तब तक जगत में से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। जब तक जगत में अगर ऐसे ही दिखे तो कहाँ तो दिव्य शब्द जो है वो यहाँ आएगा, और दिव्य शब्द को बचाने के लिए कहाँ से सावित्री आएगी? अरे शब्द होगा कहाँ जब अवेकन ही नहीं हुए देवता? आप समझो इस प्रक्रिया को, ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल प्रक्रिया है। वो भगवान की सुबह 4 बजे आरती हुई या नहीं हुई, वो तो एक दूसरी बात है, पर ये नहीं हुई तो आरती वगैरह तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर आपके ये साइकोलॉजिकल ये फ्रेमवर्क नहीं आया, आप उस समय की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको मैं ये कहूँ जब माँ के गर्भ में थे, अब आप इमेजिन ही कर रहे हो बस, एक्चुअल में तो कंसीव कर नहीं सकते उस बात को। या उससे पहले क्या थे? कुछ नहीं। ये समय है जब गॉड्स अवेक ही नहीं हुए। अवेकनिंग ऑफ गॉड्स नहीं हुई, अवेकनिंग ऑफ गॉड्स ही आपके लिए जगत का निर्माण करती है। और जिस स्तर तक आपके अंदर गॉड्स की क्रिया, कल रात को ही तो अपन बात कर रहे थे कि भाई ये अगर ये क्रिया है, उतना ही दिखता है और दिखता ही नहीं, तो हमारी बाहरी प्रकृति का विकास हो रहा है। प्राण और शरीर में मानसिक प्रकृति का विकास हो रहा है, और इसके साथ ही इसके भीतर हमारी आंतरिक सत्ता, हमारी गुह्य अंतःस्थलीय, इसकी भी खूब खूब हम बात करके आए हैं अंतःस्थलीय की। और सब पर सबलिमिनल जो है ना, ये अलग अलग तरीके से शेड्स में श्री अरबिंदो काम में ले रहे हैं। गुह्य अंतःस्थलीय भीतर की आपकी सत्ता, जिसमें आप ये कह सकते हो ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल आपका, और आध्यात्मिक प्रकृति का आत्म प्रकटन के लिए दबाव, कम से कम उसकी एक तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि उसकी एक शुरुआत हो रही है, क्योंकि मन के उद्भव के साथ ही वह प्रकटन संभव होता है। इसलिए मन का यहाँ स्थापित होना जरूरी है, पर एज ए प्रिंसिपल तो आ गया, एक्टिव प्रिंसिपल के रूप में तो अभी भी बहुत करना बाकी है। मन एक प्रिंसिपल के रूप में तो आ गया, पर मानसिक क्रिया काम कर रही हो ऐसा तो व्यक्ति बहुत शायद ही ढूंढो तो मिलता कम, जिसके अंदर वो मन उसका अकम्प्लिस प्राण और शरीर का नय बन जाता हो।
अपना लो चाहे साधना, तो भी आप वही दायरे, वही चीजें, वही टेस्ट, इतने से चेंज नहीं होते, इतने चेंज नहीं होते। और दूसरों की क्या बात कहें? जो साधना अपना लेते हैं उनसे ही अगर वो कर पाएँ और उस चीज़ को ज़िंदा रख पाएँ, अपनी जो भीतर की चीज़ थी, सिंसियर आदमी देख पाएगा, क्योंकि दूसरा तो उसके गोद में है ही, और किसी का आकलन करना नहीं। हम आकलन करते हैं हमेशा दूसरों का। मन के उद्भव के साथ ही ये सारा प्रकटन संभव हो जाता है, क्योंकि मन अपनी एक्टिविटीज़ को देख पाता है, उसको जज कर पाता है, उसमें चयन कर पाता है, आप में फ्री विल का एक सेंस आ जाता है, सेंस ऑफ चॉइस आ जाता है। तो जैसे ही आप में चॉइस आया, उचित, अनुचित, ऊपर, नीचे, ये सारी बातें आ गई, और ये प्रकृति कर रही है, तो अब पीछे मुड़ के क्यों देखते हो, जब प्रकृति ने आपको इस सीढ़ी तक लाके रख ही दिया है, प्रकृति तो कर रही है। तो प्रकृति पीछे मुड़ने के लिए थोड़ी लेके आई है आपको, क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं, चलो प्रकृति की ओर, मनुष्य की समस्याएं मिट जाएंगी, चलो फिर से जंगल की ओर। अरे तो जंगल से तो आए हो, वहां मुड़ने से थोड़ी कोई आपकी ये समस्याओं का हल हो जाएगा। आप पीछे नहीं जा सकते, आपको आगे ही जाना होगा। पर आवश्यक रूप से प्रकृति की मुख्य तन्मयता अभी भी और लंबे समय तक भी मन का उसकी अधिकतम संभव सीमा, ऊंचाई और सूक्ष्मता तक विकास करना है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि सिद्धांततः तो आ गया, पर अभी क्रिया के अंदर पूरा नहीं आया। सिद्धांततः मन तो यहां स्थापित हो गया, माइंड का प्रिंसिपल यहां आ गया सिद्धांत रूप में। पर और किसी के ऊपर क्यों जाओ, हमारे खुद के ऊपर ही ले ना। एक्चुअल के अंदर मन के हिसाब से हम, हमारे कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध, पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्योंकि केवल इसी तरह से अंतर्भाषात्मक बुद्धि की, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, अधिमानस की, ओवर माइंड, अतिमानस की, आत्मा के उच्चतर उपकरण तक ले जाने के कठिन मार्ग में के अनावरण की पूर्णतः तैयारी की जा सकती है। मतलब अभी तक अंतर्भाषात्मक बुद्धि भी नहीं आई है, तो सबसे पहले आपके इंट्यूशन आ जाएगा, फिर इससे धीरे-धीरे चलते ओवर माइंड आ जाएगा। इससे चलोगे, धीरे-धीरे चलते रहोगे, अतिमानस आ जाएगा, और फिर आपकी स्पिरिट के जो उच्चतर जो चीज़ें हैं, तब तो उनके पंख खुलेंगे। अनावरण की पूर्णतः तैयारी की जा सकती है, अनावरण तो कहाँ अभी। उसके लिए मानसिकता, और हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में चिंतन करना, उदाहरण ढूँढना जीवन से। क्यों हम इतने इसको उदाहरण उदाहरण लेने से आपके लिए विविड, क्योंकि जीवन में अगर आपने देखा होगा तो उदाहरण ढूंढ पाओगे, नहीं तो कहां से लाओगे? तो उदाहरण तो जीवन से ही तो उठाने पड़ेंगे, वहां आप शॉर्ट पड़ जाते हो। देखा ही नहीं उस तरीके से, जिए ही नहीं उस तरीके से। इनफैक्ट अभी तो स्थिति यह है कि उदाहरण दे रहे हैं, वो ही समझ पाना बड़ा मुश्किल है। यदि मूल आध्यात्मिक सद्वस्तु को प्रकट करना और शुद्ध सत में हमारी सत्ता को समाप्त कर देना ही एकमात्र प्रयोजन होता, जैसा कि ये कह रहे हैं जाके उसमें लीन हो जाओ, हमारी सत्ता को उसमें लीन कर दो, निर्विकल्प समाधि में चले जाओ, शरीर झड़के गिर जाए, या ये ब्रह्म में लीन हो जाओ, या जिसमें भी लीन हो जाओ। तो ये कह रहे हैं यदि मूल आध्यात्मिक सद्वस्तु को प्रकट करना और शुद्ध सत में हमारी सत्ता को समाप्त कर देना ही एकमात्र प्रयोजन होता, तो मानसिक विकास पर इस आग्रह का कोई उद्देश्य नहीं होता। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं लिखो। लिखने का काम, उसकी चर्चा करने का काम यदि आप नहीं कर रहे, आपके पास समय है, सारी चीज है, अपनी एस्पिरेशन को शब्द प्रदान करो। आपके भीतर जो चीज है, हमको वाणी है, सारी चीजें इसीलिए दी गई हैं कि हम उसको यहाँ अभिव्यक्त करें, और आप पाएंगे इससे और क्लैरिटी आती है। आपको समझ में आ गया, पर जब आप उसको शब्दों में ढालते हो तो एक थोड़ा प्रेशर लगता है, आपको और क्लैरिटी आती है। व्यक्ति खाली सुनने के एंड पे ही रहे, पर अगर उसको फॉर्मुलेट शब्दों में नहीं करे, माँ की ये उसमें है 18वें वॉल्यूम में, अपने ये सिलेक्शन लिया भी है, इसके अंदर है, ये ओकल्ट क्रिया है कि केवल कोई चीज सोचना, उसकी बजाय उसको उसको शब्दों के अंदर ढालना।
उन शब्दों को फिर बाद के अंदर बोलना उससे ज्यादा पावरफुल, और फिर बाद में उसको लिखना, फॉर्मुलेट करके लिखो उसको। ये सारी की सारी ओकल्ट प्रक्रिया है, ये इसमें है। ये माता जी का देव देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उनके 18वें में लास्ट वाले में ये कह रही हैं। और मैं ये पाता हूं कि ये चीज, क्योंकि ये क्यों नहीं करना चाहते, ये रहा 659 पेज के ऊपर है, श्री माताजी साहित्य संचयन, विचार, वक्तृता और लेखन, थॉट, स्पीच एंड राइटिंग। गुह्य दृष्टि से, माता जी कह रही है गुह्य दृष्टि से, और गुह्य के ऊपर स्ट्रेस है उनका। ये कह रही है शब्दों में ढाली कोई चीज अस्पष्ट रूप से यूं ही सोची गई किसी चीज से अधिक शक्तिशाली होती है। तो भले हम सारे दिन ये इस विचार को कैरी करते हैं, माँ का काम करना है, माँ का काम करना है, पर एक्चुअल में हो नहीं पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसने एक शेप नहीं ली, अभी वो क्रिस्टल नहीं बना, एक एक नेबुलस सी चीज है यूं ही, अभी कुछ बना नहीं वो, उसने शेप नहीं ग्रहण करी। तो ये क्या कह रही है, शब्दों में ढाली गई कोई चीज अस्पष्ट रूप से यूं ही सोची गई किसी चीज से अधिक शक्तिशाली होती है। तो शब्दों में ढालना, इसलिए मैं कहता हूं उसको उदाहरण लाओ, या अपनी बात को स्पष्टता से इसके अंदर रखो। ये नहीं करते तो इस प्रक्रिया से चूक गए। ये सबसे मिनिमम है। इसके बाद जोर से बोली गई कोई चीज केवल शब्दों में ढाली किसी चीज से अधिक शक्तिशाली होती है। जोर इन द सेंस, जोर से ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के, वो नहीं कह रही माता जी कि आपने मन में कोई शब्दों के अंदर तो कर ली, पर जब स्पष्टता उस बात को बोलते हो, मेरे मन में कोई विचार है, मैंने चिंतन कर लिया, जब मैं आपसे बोल रहा हूं उसको विचारों में तो ढाल लिया नहीं, तो एक मान लो यूं ही एक चल रहा है, कुछ क्लाउडी सी कोई चीज है, हाँ करेंगे माता जी का भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, क्लाउडी सी चीज है, कोई इसने कोई डेफिनेट शेप नहीं ली। आपकी इस चीज ने डेफिनेट शेप ले ली, पर जैसे ही आप उसकी चर्चा पर ही चर्चा करते हो, मतलब जोर से बोलना हो गया उस बात को। आपकी जो एस्पिरेशन है जब वो शब्द का रूप ले लेती है और मुखर रूप से बाहर आती है, तो ये कह रही हैं कि अधिक शक्तिशाली होता है पहले वाले से भी। तीसरे, और अंततः लिखी गई कोई चीज केवल जोर से बोली गई किसी चीज से अधिक शक्तिशाली होती है, परंतु यह तो पूरी तरह से गुह्य क्रिया की बात है, यह एक ओकल्ट प्रक्रिया है। तो मैं तो लगातार ये बात कर रहा हूं कि आप इसके अंदर, अरे इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहां होगा। और इसके अंदर कहीं कोई अपने जल्दी नहीं, कोई बात नहीं, अपन तो लिखने की बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। ये एक ओकल्ट प्रक्रिया है। ये ओकल्ट मतलब ये नहीं कोई चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में तो हो भी जाएगा, पर भौतिक प्रकृति ऐसी है वो करने नहीं देगी। तो आपको किससे जूझना है, हमारे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट तय है। और जब भी जिसने कुछ लिखा है या कोई अपनी चीज को अभिव्यक्त किया है, वो ये जानता है कि हाँ ये बात एकदम, मतलब इसमें हम कोई माँ को प्रमाणित थोड़ी कर रहे हैं कि माँ जो कह रही है बड़ी वेरीफाइड सी बात है। ये अगर कोई कर सके तो माँ ने ये प्रक्रिया बता दी। आपके यूं ही कोई रह के कोई विचार, कभी कोई विचार आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, उसकी बजाय उसको फॉर्मुलेट कर देना शक्तिशाली होता है। उससे ज्यादा शक्तिशाली क्या है, जो भीतर आपके फॉर्मुलेशन है उसको मुखर रूप से सामने कह देना। तो कहने के लिए आपके शब्दों को यदि सारे दिन आप देखो, आपने 100 शब्द काम में लिए, उन 100 के अंदर से वो अभिव्यक्त आपकी एस्पिरेशन को कर रहे थे या आपकी कामनाओं को कर रहे थे, क्रेविंग्स को कर रहे थे, क्रोध को कर रहे थे, अचेतना को कर रहे थे, माँ के कार्यों को कर रहे थे या माँ को तोड़ने वाले कार्य को कर रहे थे, देख सकते हो आप। हमारी वाणी किस काम में आ रही थी। संसार में वही चीज जो प्रैक्टिकल है, उसको हम कहने के लिए थोड़ी दबाव लगाओ इस बात के ऊपर, और सोच समझ के वो बात कहो। और अगर कहने को कुछ नहीं है तो मौन रहो। ये चीज हमसे कही जा सकती है, हम सारों से। और हम अगर उसी मनुष्य जाति का अंग बन रहे हैं, तब तो हम फिर बाद में उनके खेमे के ही लोग नहीं है। कॉन्शियसली सारी चीजों पे पहले लगाम लगा दो जो माँ का विरोध कर रही हैं,
और सचेतन तरीके से डेलिबरेटली वो चीजें अपनी वाणी से, कलम से, व्यवहार से, इससे उससे अभिव्यक्त करो जो माँ के रूप की है। चाहे बाहर उसका एक भी ग्राहक न हो, उससे क्या मतलब है? अरे भाई, इस बात का क्या मतलब है, ये तो स्वीकार तो करो कम से कम। बाहर जगत में तो प्रैक्टिकल के ये मानक हैं सफलता की, ये मानक है, देखो ये तो होना जरूरी है। अरे छोड़ दो ये बातें, और किसी के लिए हो सकती हैं। हो सकता है कि 99.9% मनुष्य यही बात करे, पर हम उसमें कोई जरूरी है शामिल होना? जब माँ की शक्ति, श्री अरविंद की शक्ति हमारे साथ है, चेतना है, तो यार उससे बड़ी और क्या क्या चीज होगी? तो अभी तो खुला आकाश है, उड़ने की कितनी क्षमता है आपकी, उड़ो। तीसरी चीज फिर बाद के अंदर उसको लिखना। इसलिए मैं बार बार इसको ट्रांसक्राइब करना, ये करना, वो करना, क्यों इसके ऊपर मैं, इससे बढ़िया आप किसी के साथ कोई काम नहीं कर सकते। पर ये कितना भी कहो, वो तो संडे वाले तो भाग ही गए इस चक्कर में। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। दीपक जी, कोई बात है इसमें? बहुत स्पष्ट है। कितना एकदम प्लेन स्कीम बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से है कि इसे भौतिक रूप में उतारने की बात है। हमेशा इस चेतना में रहना पड़ेगा। जो बात बोली गई है, जो स्कीम है, हमेशा यह बनाए रखना पड़ेगा, तो ये एक्शन में आ सकती है। फिलहाल तो इसको ही लाने में मेहनत करना पड़ रहा है। हाँ, पर ये बहुत है कि क्लियर बात इतनी है। चर्चा के बाद में ये बात अब धीरे धीरे गले तो उतर रही है। बिल्कुल। और ये है कि सारे समय बना रखना बड़ा मुश्किल है। वो तो किसी साधक के लिए भी बड़ा मुश्किल है। पर कम से कम आपका एक समय ऐसा करो जो इंट्रोस्पेक्शन कर सको, और जो भी कोई धूल वूल बाहर से आए उसकी सफाई करके फिर घर साफ हो गया। और एक्चुअल काम के अंदर जैसे ही आप अपनी एक्टिव प्रकृति को कर्म में लगाते हो, कि जो आपको जैसे दिया गया उस कर्म में लगाओगे, आपकी सारी एस्पिरेशन को पंख मिल जाएंगे वो करने से। ये ओकल्ट प्रक्रिया है, करके तो देखो। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जी। जय श्री मां। जय श्री।